एक चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। Do remember what happened to the India Shining campaign, and do remember who won that campaign. पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। चौबीस के रण का एक चरण निपटा है, अब 6 चरण और बचे हैं। लेकिन पहले चरण की वोटिंग में क्या 400 पार का कोई संकेत मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला 2004 के इंडिया शाइनिंग वाला ही दिख रहा है। पहले चरण में देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोट डाले गए। लेकिन क्या वोटिंग मोदी के 400 पार के टारगेट को कहीं सेट करती हुई नजर आ रही है? ये वो प्रश्न है जिसका जवाब खोजना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब लक्ष्य बहुत ऊंचा हो। पहले फेज की वोटिंग में अगर तमिलनाडु में 71% वोट पड़े हैं, तो पश्चिमी यूपी में वोट प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले बेहद कम रहे हैं। क्या इसमें कोई संकेत छुपा हुआ है? पहले चरण की वोटिंग में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुए, जो करीब 60% रहा, जबकि पिछली बार इन सीटों पर 66.5% वोट गिरे थे। उनकी राजनीतिक समझ का मैं पूरा आदर करता हूं और उन्हें और खुल करके आकर के इस देश को बचाने के लिए काम करना चाहिए। बीजेपी 400 हार रही है, लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो क्या बीजेपी के लिए ये एक अलर्ट कॉल हो सकती है? क्योंकि 2014 में पश्चिमी यूपी से उठी लहर ने बीजेपी को सत्ता के करीब पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बार पश्चिमी यूपी में पहले चरण में बिजनौर में 54.68%, मुरादाबाद में 57.65%, कैराना में 58.68%, मुजफ्फरनगर में 54.19%, नगीना में 58%, सहारनपुर में 63.29%, रामपुर में 52.42% और पीलीभीत में 60.23% वोट गिरे हैं। कुल मिलाकर 8 में से 5 सीटों पर 2019 की तुलना में इस बार कम वोट पड़े हैं। दो 2019 में इन 8 सीटों में से बीजेपी ने मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत पर जीत हासिल की थी। बाद में रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी जीती। इस तरह 8 में से 4 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं। अब सवाल यह है कि वोट प्रतिशत में कमी क्या खतरे की घंटी बजा रही है? क्या वजह रही कि मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर पिछली बार के मुकाबले वोट कम पड़े? पश्चिमी यूपी में वोटिंग प्रतिशत कम क्यों हुआ? मुजफ्फरनगर जैसी सीट पर 8% तक वोट कम पड़े हैं। वोटिंग परसेंटेज मुजफ्फरनगर पे कम होने का कहीं ना कहीं कारण, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि अपनी पार्टी का विषय और पार्टी हमें बढ़ानी है तो कहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारे कैंडिडेट को लेके उसमें लोगों के अंदर दिक्कत थी। उनका 10 साल लोगों के बीच नहीं आना, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होना, जहां तक मैं नोट किया हूं, मैं सॉरी मैं किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कार्यकर्ताओं में कोई जोश नहीं था। कम वोटिंग प्रतिशत को ठाकुरों की नाराजगी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले क्षत्रिय समाज के लोगों का अचानक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल देना क्या इन सीटों पर हुई कम वोटिंग की वजह है? खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर लोकसभा सीटों पर ठाकुर वोट अच्छी खासी तादाद में है। आपकी विधानसभा सरधना पड़ती है, तो वहां का जो ठाकुर वोटर था वो घर से बाहर ही नहीं निकला, बहुत लंबी लाइनें नहीं थी। वो ऐसे ही मुजफ्फरनगर के अंदर भी बहुत ज्यादा शहर के अंदर का जो वोटर था वो बाहर नहीं निकला। तो क्या ठाकुरों की नाराजगी, क्या आरएलडी के साथ गठबंधन, इन दोनों का नुकसान हुआ? देखिए, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ये हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन को समझनी पड़ेगी। हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन को ये मानना चलेगा कि हमें सबको साथ लेके चलना है। जब तक हम कार्यकर्ताओं को बराबर का दर्जा लेके साथ नहीं चलेंगे, थोड़ी दिक्कत रहेगी।
मैं फिर कह रहा हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति कोई नाराजगी लोगों में नहीं है, बहुत क्रेज है उनका। यूपी में ठाकुर आबादी करीब 7% है। गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह को छोड़कर बीजेपी ने अब तक यूपी में जिन 63 सीटों पर टिकट फाइनल किए हैं, इनमें 8 इसी जाति के हैं। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, फैजाबाद से लल्लू सिंह, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल और जौनपुर से कृपाशंकर सिंह। इसलिए जाति वाले फैक्टर को कोई बड़ा फैक्टर नहीं माना जा सकता, क्योंकि मोदी का चेहरा और काम जाति और धर्म से अलग ज्यादा असरदार है। मैं उनसे यही कह रहा हूं कि आप 100% वोट जरूर दें, आप घर पे ना बैठे। वोट आदमी देता है, इंसान अपने सोच के प्रति देता है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए आप, है ना? तो हमें तो अपने आप मिल जाएगी जब मोदी जी को वोट मिलेगी। पर वोट जरूर कीजिए। मेरी सबसे बड़ी अपील जो है वो ये। नहीं, नाराजगी वाली तो कोई बात है ही नहीं। ऐसा तो कुछ किसी भी गवर्नमेंट ने किया ही नहीं जो नाराज हो जाएगा। बीजेपी मजबूत है, बीजेपी पहले भी मजबूत थी और अब भी उन्हें लग रहा है कि और ज्यादा मजबूत हुई है, इसलिए वो 400 पार के लिए बोल रहा है। लेकिन वोटर के मन में क्या चल रहा है, वोट कौन लोग किसे जाके देख रहा है? देखो, मेरे मन की बात है, मैं किसे दूंगा, लेकिन वोट कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जो छुपारिस्तम होते हैं, लोग जाने के बाद ही पता चलता है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत का कम होना एक संतोषजनक संकेत बीजेपी के लिए हो सकता है, क्योंकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि ज्यादा वोटिंग प्रतिशत यानी वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी सरकार को बदलने के लिए की जाने वाली वोटिंग होती है। हालांकि ये ट्रेंड कुछ बदला है। अगर लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के आंकड़ों को देखें तो अधिक मतदान के बावजूद केंद्र की सत्ता में एनडीए की वापसी हुई है। इसे ब्रांड मोदी पर भरोसे का अग्रेसिव सपोर्ट भी कहा जा सकता है। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पहले फेज की वोटिंग में मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखता है, जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। सबसे पहले पश्चिम बंगाल को देखिए। पहले फेज में ही वोटिंग पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर हुई। हालांकि छिटपुट हिंसा जरूर हुई, लेकिन इसके बावजूद वोट प्रतिशत बम्पर रहा। तीनों सीट बीजेपी ह्यूज मार्जिन से जीतने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने सारा रिपोर्ट यहाँ है, पश्चिम बंगाल पुलिस का भी जो इंटेलिजेंस विंग है, उनका भी रिपोर्ट गया है कि तीनों सीट में बीजेपी ह्यूज मार्जिन से विन कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की नॉर्थ बंगाल में 3 सीटों पर मतदान हुआ और ये 3 सीटें हैं अलीपुरद्वार, कुचबिहार और जलपाईगुड़ी। इन 3 सीटों में बम्पर वोटिंग देखने को मिली। 77% जो है वोट डाले गए पहले चरण के मतदान में। लेकिन आखिरकार ये बम्पर वोटिंग के क्या मायने हैं? क्या ये जो भारी वोटिंग हुई है पहले चरण में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएगी या फिर बीजेपी को फायदा दे जाएगी? बंगाल में कुल 77.57% वोट गिरे। जलपाईगुड़ी में 82.15% वोटिंग हुई तो कूचबिहार में 82.17%, वहीं अलीपुरद्वार में 77.84% वोट पड़े। जो मोदी जी के अंदर है, उसके अंदर में जो आत्मा है वो राम जी का आत्मा है, इसलिए मोदी जी के चुन रहे हैं हम। मैं तो मोदी के चाहिए, कुछ भी नहीं यार, किसी को नहीं चाहिए। किसके पार्टी के साथ अब जाएंगे? बीजेपी आई टीम? हम बीजेपी के जाएंगे, हम बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी के मेंबर हम कहीं नहीं बीजेपी जाएंगे। विपक्ष ये कहता रहा है कि बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव भी 2004 के चुनावों की तरह ही साबित होंगे। जिस तरह 2004 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इंडिया शाइनिंग कैंपेन चलाया था, लेकिन उन्हें हार मिली थी। वही इतिहास 2024 में दोहराया जाएगा। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कितनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। पहले फेज की वोटिंग में राजस्थान में वोटर्स के बीच हलचल बहुत ज्यादा नहीं दिखी। कम वोट प्रतिशत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की पेशानी पर बल ला दिया है। 12 सीटों पर करीब 57.87% मतदान हुआ, जो
पिछले यानी 2019 के चुनाव में 63.72% था, यानी पहले के मुकाबले करीब 6% कम मतदान इस बार हुआ। राजस्थान में वोट प्रतिशत का कम होना कम से कम 2-3 सीटों पर फाइट को टफ बना सकता है। 2009 में 2004 के मुकाबले 1% वोट घटा था तो यूपीए 2 को फायदा हुआ था। जाहिर है इस संकेत से बीजेपी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो पिछले 2 चुनावों से बंद खाते का बोझ ढोती कांग्रेस को 1 से 2 सीटों की संजीवनी राजस्थान में मिल सकती है। हमारा वोटिंग हुआ है, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चारों तरफ हवा थी। अब विरोधी पार्टी वोट नहीं दिला पाई है, वही उत्तर दे सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा वोट तो पड़ ही गया, हमको काहे का नुकसान है, हमारा वोट पड़ गया, विरोधियों के नहीं पड़े तो स्वाभाविक बात है, फायदा हमको ही होना है। कांग्रेस की स्थिति मजबूत है तो हम तो खुद यही चाहते हैं कि हमें वोट मिले, हम जीते, तो हम भी जब पेटी खुलेगी भगवान यदि कृपा करेगा तो जीत जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता, मैंने तो बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान सुने थे, वो मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे थे कि हमने कम कर दिया। आश्चर्य की बात है, हमारा तो राजपाट पहले ही लूट गया। स्टेट की सरकार उनकी, केंद्र की सरकार उनकी, चुनाव आयोग उनका, सब कुछ उनके पास है, फिर भी बीजेपी वाले रो रहे हैं। आश्चर्य की बात है। 2004 में बीजेपी को 21 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, जो 2009 में बदलकर कांग्रेस को 20 और बीजेपी को 4 हो गई थी। 1 सीट पर निर्दलीय की जीत हुई थी। 2014 के चुनाव में वोटिंग 14% बढ़ी तो बीजेपी ने सभी सीटें जीत ली थी। 2019 में भी ऐसा ही दिखा और जीत का मार्जिन बढ़ा। पिछले चुनाव में राजस्थान के पहले फेज की 12 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती थी। तो क्या इस बार कम वोटिंग का इफेक्ट इन सीटों पर पड़ेगा? जो भी हो, पर बीजेपी के लिए पहले फेज में कम वोटिंग एक अलर्ट कॉल तो हो ही सकती है। हालांकि इसका यह मतलब कतई नहीं निकाला जा सकता कि कोई एंटी मोदी हवा है, बल्कि वोटिंग प्रतिशत में कमी बदलाव के किसी संकेत को खारिज करती हुई भी कही जा सकती है। एक बात तो तय है कि कम वोटिंग प्रतिशत सत्ता के खिलाफ हवा का संकेत नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि वोटिंग प्रतिशत में कमी कुछ सीटों पर लड़ाई टफ कर सकती है। हालांकि ज्यादातर ये देखने को मिला है कि वोटिंग प्रतिशत में कमी विपक्षी दलों के लिए सुखद खबर नहीं देता है। बिहार में भी पहले फेज का वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। पहले फेज में बिहार में कुल 4 सीटों के लिए मतदान हुआ। बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई औरंगाबाद सीट पर 51.56%, गया में 49%, जबकि नवादा में सबसे कम 43.79%, जमुई में 51.02% वोट पड़े। मोदी सरकार को जिताना। अच्छा, सीधा मोदी जी को जिताना है? हाँ, क्यों? बहुत विकास कर रहे हैं, हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। खुशी हो रहा है कि मोदी फिर आ रहे हैं, जीत गए तो मोदी फिर आएंगे और बहुत विकास किए हैं, आगे भी करेंगे। नरेंद्र मोदी ही चेहरा, उन्हीं के चेहरे पे वोट पड़ रहा है। अच्छा, राम मंदिर भी मुद्दा लगता है? हाँ, राम मंदिर में हिंदुत्व मुद्दा। कम वोटिंग प्रतिशत देखकर विपक्ष की बातें खिली हुई हैं। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष को यह लगने लगा है कि इस बार सत्ता के रास्ते तैयार हो रहे हैं, या फिर तसल्ली इस बात को लेकर है कि सत्ता आए ना आए मोदी का 400 पार वाला नारा सिद्ध न होने पाए। हालांकि बीजेपी को ब्रांड मोदी पर भरोसा है। बात इंडिया शाइनिंग की नहीं, इंडिया राइजिंग की है, जिसके साथ मोदी के अथक श्रम को बीजेपी जोड़ती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वेकेशन करने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। सोनिया जी का एजेंडा है मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है मेरे भारत को महान भारत बनाओ। चुनावी विश्लेषक ये दावा करते हैं कि इस बार दक्षिण के कुछ नए दुर्ग में बीजेपी सरप्राइज दे सकती है, खासकर तमिलनाडु और केरल में। एक बड़े परिवर्तन की लहर का दावा बीजेपी तमिलनाडु में कर रही है।
और इसके लिए सबसे असरदार चेहरे हैं के अन्नामलाई। जिस तरह से बीते कुछ महीनों में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अन्नामलाई ने बीजेपी के पक्ष में ग्राउंड पर बनाया है, क्या उसका असर तमिलनाडु की 39 सीटों के मुकाबले पर दिखा है? तमिलनाडु में कुल 71.7% वोट पड़े हैं, जो कि पिछले चुनावों के मुकाबले 7.86% ज्यादा हैं। 2019 में 63.84% वोटिंग तमिलनाडु में हुई थी। सवाल यह है कि इस बार की बम्पर वोटिंग क्या कोई संकेत दे रही है, क्योंकि बेहद एग्रेसिव तरीके से तमिलनाडु में बीजेपी ने कैंपेनिंग की है, पर क्या ग्राउंड पर वोटिंग प्रतिशत में इसका कोई रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है? जिस तरह की वोटिंग पैटर्न रही, क्या उसका असर बाकी राज्यों पर भी दिखाई देगा? जहां तक दक्षिण की बात है तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में क्योंकि वोटिंग हो चुकी है, और क्या इसी वोटिंग पैटर्न पर इसका असर जो है अब बाकी दक्षिणी राज्यों पर भी दिखेगा? अभी तो पहला फेज खत्म हुआ है। कम वोटिंग से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, पर यह जरूर है कि ज्यादा निश्चिंतता ठीक नहीं। चुनावों के प्रति वोटर्स का रुझान बढ़ना जरूरी है, लोकतंत्र के लिए भी और भविष्य के लिए भी, ताकि 4 जून को जो भी तस्वीर बने या उभरे वो साफ हो और स्पष्ट हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।